हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रदीप सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। और यह जो सेट है यह सिर्फ बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग इस सेट का शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिखे हुए अंकित किया गया है। तो ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है, आप सभी लोग इसका आंसर दे दिए होंगे क्योंकि यह जो प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया हो, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो। तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक आता है कि व्याघ्र शैली का सिक्का। व्याघ्र शैली का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा व्याघ्र शैली का सिक्का चलाया गया था। अगर बात करके स्कंदगुप्त का, तो इसके द्वारा लक्ष्मी आकृति की सिक्के चलाया गया है स्कंदगुप्त के द्वारा। तो वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? आजीवन यानी उम्र भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो अनाज का सबसे बड़ा जो साक्ष्य है यह नौदा टोली से प्राप्त हुआ, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहीं से अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन आता है कि मानव का प्रथम भारतीय अवशेष कहाँ से मिला है? तो यह नर्मदा नदी के तट से मिला है। नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो अभिलेख है यह एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। और यह देखिए, ये जो अभिलेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह प्रथम अभिलेख है जिसमें हिंदू देवताओं का उल्लेख किया गया, देवी देवताओं का नाम जिक्र हुआ। और वह नाम कौन कौन? तो वह हो जाएगा इंद्र, वरुण, मित्र और नासते। इन सभी देवताओं का जिक्र बोगाज कोई अभिलेख में है। निम्नलिखित में किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? संपूर्ण श्रीलंका यानी पूरे श्रीलंका पर विजय राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया था। लेकिन अगर यही पूछता कि प्रथम बार श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की, तो वह हो जाएगा राजराज प्रथम, जिसने श्रीलंका पर पहली बार विजय प्राप्त की। संपूर्ण श्रीलंका पर विजय राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया था। अगर यही प्रश्न पूछे कि श्रीलंका में चोल साम्राज्य का अलग हो गया यानी चोल साम्राज्य से अलग हो गया, वह कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। तो हाँ, बिल्कुल सही है। यह ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था। नहीं, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया। बिल्कुल नहीं, इन तीनों पार्टियों ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है यानी 2 और 3 गलत है, बाकी ए सही है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा गौतम। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था 1885 में। और यह दादा भाई नौरोजी के विचार पर किया गया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस 2 बार 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ था। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया है। तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जर्मनी के सहयोग से किया गया था, न कि जापान से। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया है। तो बिल्कुल सही है। और उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। तो 2 नंबर इसका गलत है। मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? इसकी शुरुआत औरंगजेब के द्वारा किया गया है। 3 नंबर सही है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। और यह मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का रहने वाला निवासी है। और यह भारत में 1333 ईस्वी में भारत आया। और इसने और रहेला नामक पुस्तक जो है यह भी
इवन बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। दिल्ली संयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया उसी को दिल्ली संयंत्र केस कहा जाता और इसमें फांसी किन व्यक्तियों को दिया गया है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी दिया गया था। पहला है बसंत कुमार विश्वास, फिर भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और एक चौथे व्यक्ति का नाम है अमीर चंद। अमीर चंद, इन चारों नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली संयंत्र केस में बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी को फांसी की सजा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन का चयन करना है। रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रहा था, बिल्कुल सही है। जनरल आर डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, यह भी सही कथन है। हत्या की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, तो यह भी सत्य है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई थी, बिल्कुल गलत, यह गलत है। तो 4 नंबर सही है इसका आंसर। आगे देखिए 14, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? तो यह जो कथन है यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य में 58 से आपका क्या अभिप्राय है? तो 58 से इसका अभिप्राय है राजस्व विभाग से इसका अभिप्राय है। आगे देखिए 16 नंबर, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो यह सल्तनत कालीन की बात कर रहा है। तो दक्षिण के राज्यों को सल्तनत काल में मिलाने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से 2 प्रश्न और बनता है कि देख लीजिएगा कि सिंचाई प्रबंधन के लिए नहर जो है, पहली बार नहर गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा खुदवाया गया था और सबसे अधिक यानी नहरों का जाल FST के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता किया था? यानी अंग्रेजों का सबसे अधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया परिवार के द्वारा किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पाए, कितना नंबर आ रहा है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आगे देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में का मेंबर नहीं है? तो ये ऑप्शन को देखते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित मेंबर होता, बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी भाग लेगा वह सब निर्वाचित भाग लेता है, और इसमें राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, राज्य विधानसभा के निर्वाचित मेंबर और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित मेंबर, तो यह भाग नहीं लेगा क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया, यह भी सही है। और यह जो है नीति निर्देशक तत्व, यह भारत में आयरलैंड से लिया गया, लेकिन आयरलैंड में स्पेन से लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था, यह भी सत्य है। इसे लागू करने के लिए कोर्ट में ले जाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। यह वाद योग्य नहीं है या फिर यह न्याय योग्य नहीं है। तो 4 नंबर आंसर सही है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सिफारिश किया था? तो पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जो बनाने का जो निर्णय है वह LM सिंघवी समिति के द्वारा लिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर सभी समितियों के डेट को जान लेते हैं, वर्ष को जानते हैं कब आया था। बलवंत राम मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया था और PK थुंगन समिति का गठन 1988 ईस्वी में किया गया था। और 1986 से पहले JVK राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में किया गया है। तो सभी का डेट याद रखिएगा, इससे प्रश्न आता है। 23 नंबर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के
क में किया गया है। आगे देखिए, संविधान के भाग 12 में या संविधान के भाग 12 का संबंध किस प्रावधान से है? तो संविधान के भाग 12 में केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय आवंटन का जिक्र किया गया है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। और जो संविधान का भाग 12 है इसका उल्लेख अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था, इसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के क तक किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में किया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक किया गया है। 25 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है, यह राज्य के मामले में पूछ रहा है कि राज्यों के प्रशासनिक से संबंधित मामलों में जो संसद है यह कानून बना सकता है अनुच्छेद 256 के तहत। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे 256 कर लीजिएगा। आगे देखिए 26 नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना जाता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से कौन है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है। आगे देखिए 28 नंबर, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया है। शिवरमन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था, 12 जुलाई 1982 को। कृषि क्रांति से संबंधित क्षेत्र का किसका मिलान गलत है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से बिल्कुल सही है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से है। तो इसमें से 2 और 3 गलत है और बाकी ए सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो भिलाई संयंत्र जो है यह सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर का जो है यह इस्पात संयंत्र यह ब्रिटेन के सहयोग से किया गया और राउरकेला का जर्मनी के सहयोग से किया गया है। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? तो इसका जो निकट या सन्निकट मुद्रा हो जाएगा ऋण पत्र, बॉन्ड और सहकारी प्रतिभूति, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके वास्तविक आय बढ़ जाएगा, इसका वास्तविक आय बढ़ जाएगा। आगे है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश है? कौन सा जो है एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु यही इसकी मुख्य विशेषता है। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता है? तो बांग्लादेश से मेघालय की सीमा लगता है, त्रिपुरा का भी लगता है और मिजोरम का भी लगता है, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगता है। पहला पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे 36 नंबर के निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी और सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? बारालाचला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में है, माना सिक्किम में नहीं, यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है। जेलेपजा सिक्किम में है, तो इसका 3 नंबर गलत है। माना, नीति, लिपुलेख सब उत्तराखंड की दर्रा है। आगे है 38 नंबर की नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा हिमाद्री या बृहद हिमालय में स्थित है। यहाँ से एक चीज और देखिए कि इन सभी को बाउंड्री पूछता है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन से बाउंड्री है? तो इंडो सांको सच्चर जोन है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में इंडो सांको सच्चर जोन है। फिर यही पूछे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फोल्ट है। पटना के समीप
गंगा नदी में किस दिशा में आकर गंडक मिलता है? तो गंडक नदी उत्तर दिशा से आकर गंगा नदी में मिलता है। नदियों की विसर्प वाहिकाओं जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसको मन कहा जाता है, मन कहा जाता है। गोखुर इस तरह से होता है कि नदियां ऐसे 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 प्रवाहित होती है। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? तो बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार पटना से लेकर मोकामा तक है। आगे 42 नंबर, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? चंदन का मैदान बिहार के दक्षिण पूर्वी बिहार में है। मरुधान किसे कहा जाता है? मरुधान रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब किया गया था? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया है। निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है? यहाँ पे नहीं कर लिया कि कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। कंपोस उत्तरी ब्राजील में है। पंपास अर्जेंटीना में है, यह अर्जेंटीना में है, चिली में नहीं, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। लानोज वेनेजुएला में है। सिल्वास दक्षिण ब्राजील में है। दिए के विकल्प में कौन सा मिलान सही है? मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च तापमान, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। तो इसमें तीनों का मिलान सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होता है, तो 2 नंबर सही है, 7। और प्रारंभ में 6 मूल मात्रक था, लेकिन 1971 ईस्वी में 7वें मूल मात्रक को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्रतीक सूचक क्या है? तो 48 का अम्लीय या क्षारीय होने का जो प्रतीक सूचक हुआ है कि लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग, ये चारों हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहा जाता है, इसी पे काम करता है। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ कौन है? तो बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उसमें जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन का चुनाव करना है, तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन 3। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, 3 नंबर सही है। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेथ्रिन। एलेथ्रिन का उपयोग मच्छर भगाने वाले दवाओं में किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 54 देखिएगा कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो मानव शरीर के कुल भार का 65% हाइड्रोजन होता है। अगर ये जल पूछता तो जल हो जाएगा 70%, लगभग 70%। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? किसका मिलान गलत है? तो मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से एक चीज हम आपको और बताते हैं कि आतिशबाजी के दौरान चटक लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है, पीला रंग सोडियम के कारण होता है, हरा रंग बेरियम के कारण होगा, बेरियम के कारण होता है, और सफेद रंग उजला रंग मैग्नीशियम के कारण होता है। तो ये चारों को याद रखेंगे कि लाल चटक रंग स्ट्रांसियम के कारण होगा, पीला सोडियम कारण, हरा बेरियम और उजला मैग्नीशियम कारण होता है। मैग्नीज का उपयोग फर्टिलाइजर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में, और तांबा का उपयोग गैल्वेनाइजिंग में, बिल्कुल गलत है। गैल्वेनाइजिंग में जिंक का उपयोग किया जाता है, तो 4 नंबर गलत है। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। 57 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो होता है वह है H2SO4, 2 नंबर सही है। 58 नंबर है, चूहा मारने की दवा में किस रसायन का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो चूहा मारने की दवा में मुख्य रूप से जिंक फॉस्फाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। इन तीनों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन क्या मात्रा में कोई चेंजेज नहीं होता है, जितना परसेंट हम लेते हैं उतना परसेंट ही उसे छोड़ते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हो जाएगा कान की स्टेपी हड्डी, और यह कान के मध्य भाग की हड्डी है। और सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा फीमर जांग का। 61 नंबर है कि निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कौन जो वह ग्रंथि जो मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वह हो जाएगा अग्नाशय। और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करता है, तो अग्नाशय के बारे में कहा गया है। अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वह हो जाएगा लीवर।
लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 62 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित तत्व में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा ऑस्मियम, ऑस्मियम। लेकिन ऑप्शन में तो यह नहीं है, तब दूसरे नंबर पे आप दे सकते हैं यूरेनियम को। एक नंबर सही हो जाएगा यूरेनियम। जब ऑस्मियम नहीं हो तब आप मारिएगा यूरेनियम। निम्नलिखित में कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो तने का जो उदाहरण नहीं है वह हो जाएगा शकरकंद। 3 नंबर सही हो जाएगा शकरकंद। अभाज्वन रोग किसे कहते हैं? तो यह जो रोग है यह पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा प्लीहा या स्प्लीन। मलेरिया से प्लीहा या स्प्लीन प्रभावित होता है। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से है? तो आम्रपाली का संबंध हो जाएगा वैशाली नगर से है। और आम्रपाली समझ के आप आज के आम्रपाली से तुलना नहीं कीजिएगा, ये आम्रपाली बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये इसका संबंध वैशाली से था। आज के आम्रपाली दुबे से समझ के इसका आंसर मत दीजिएगा। आगे है 67 नंबर, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा किया गया है? तो वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से अग्लुहा जो यह ठंडी जलधारा नहीं है और यह जलधारा हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का है। कनारी जलधारा यह आर्कटिक महासागर का है। ओयासिबो की जलधारा प्रशांत महासागर का है। हम्बोल्ट जलधारा यह भी प्रशांत महासागर का है। आगे 69 नंबर, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आयतन की दृष्टि से सब साफ पानी का सबसे बड़ा झील हो जाएगा बैकाल झील। लेकिन अगर सिंपल से पूछता कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है तो वह हो जाएगा सुप्रिय झील। लेकिन यहाँ पे आयतन लगाया है तब हो जाएगा बैकाल झील। टोरेस जलद मरुमध्य किन दो द्वीप के मध्य स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। 1 नंबर सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य या इसको अलग करता है बोस जल संधि के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया अलग होता है। उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कौन सा जल संधि है? तो इसके मध्य कुक जल संधि है। इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच मलक्का जल संधि स्थित है। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित किया गया है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिलेगा? तो कुल 7500 मत पड़ा जिसमें से 20% अवैध घोषित किया गया है। तो देखिए इसको बनाना ऐसे है कि 7500 टोटल मत था तो इसमें से 20% अवैध हो गया तो 80% वैध मत हो गया, तो 80% हो गया 6000 वैध मत है। तो 6000 में 55% एक उम्मीदवार को मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला, तो 45% निकाल लीजिए 6000 का तो आ जाएगा 2700। आगे 72 नंबर कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 केजी तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.2/3। आगे 73 नंबर की ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यानी कार्य को समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया है। तो ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। तो इसका एलसीएम यानी टोटल काम आ जाएगा 36। तो ए करेगा 12 या 36 और 18 बी का भाग हो जाएगा 2। तो ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो 3 दिन अगर 3 दिन पहले काम ए नहीं छोड़ता तो 3 दिन में कितना काम होता? तो ए के द्वारा 9 काम किया जाता है। तो 9 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 36 9 हो जाएगा 45 हो गया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो और ये टोटल 3 2 5 में से भाग यहाँ पे कर देंगे हम, तो काम होगा समाप्त 15 दिन में। 15 दिन में सॉरी यहाँ पे 9 5 45 होगा, यहाँ पे 15 नहीं 9 आ जाएगा कि 5 9 45, 9 दिन में काम समाप्त होगा। यहाँ ठीक कर लीजिएगा 9 होगा। आगे 74 नंबर की 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो इसके प्रत्येक किस्त का मान 26,620 होगा। 3 नंबर हो जाएगा। आगे कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनमें एक ठोस बेलन बन जाए जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 हो? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 48। आगे देखिए 76 नंबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी का मान क्या होगा? तो इसको हल करने पर यह फॉर्मूला पर पूरा तरह से बैठ जाएगा और इसको जब हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 3। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो को अगला महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है।
मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन तुमकुरु कर्नाटक में किया गया है। 2 नंबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो विश्व की पहली मिस एआई केंजा लोइली बनी। केंजा लोइली बनी है। 81 नंबर है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस किया है? तो एंटारेस एक प्रकार का लाल अति दानव तारा है। 3 नंबर सही है। 82 देखिएगा, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल के वर्तमान में पीएम है केपी शर्मा ओली, जिन्होंने चौथी बार शपथ ग्रहण किया है। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश के समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून तैयार किया गया है? तो यह कानून बुर्किना फासो में तैयार किया गया है। 3 नंबर सही है। आगे देखिए 84 नंबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहाँ हुआ? तो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चला है और यह जो घटना था यह पेंसिल्वेनिया में हुआ है। 3 नंबर सही है, पेंसिल्वेनिया। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो एसबीआई वर्तमान में नया अध्यक्ष श्रीनिवासुलु शेट्टी को बनाया गया है। 4 नंबर सही है, श्रीनिवासुलु शेट्टी। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर सुमित नांगल को बनाया गया। सुमित नांगल को बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इनका अनावरण विजयवाड़ा में किया गया है। विजयवाड़ा में किया गया है। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? तो आशा भोसले जी के जीवनी का विमोचन किया गया है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के पहला एआई विश्वविद्यालय के कुलपति हो जाएगा साइमन मॉक। साइमन मॉक 1 नंबर सही है। 91 के सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो 91 का सही हो जाएगा करिकुलम। 92 में एंटोनिम्स का चयन करना है। अप्रेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा हिडन। 2 नंबर सॉरी 1 नंबर सही है। आगे देखिए 93 का आटे दाल का डैश मालूम होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आटे दाल का भाव मालूम होना, भाव मालूम होना। निम्न वाक्यांश में के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुज कहते हैं, यानी छोटा भाई कहा जाता है अनुज, छोटा भाई या छोटा बहन। ठीक है, आगे देखिए 95 है कि 6 व्यक्ति हमें कि हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर के मुंह करके बैठे हुए। बरखा जया के बगल में है, बगल में नहीं बैठा, और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। निम्मी और बरखा के बीच केवल हेमा बैठी है। तो निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। तो सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। तो बरखा के दाईं ओर के बगल में कौन है? तो इसके दाईं ओर के बगल में सुषमा होगा, सुषमा है। एक पासे को 3 अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया और 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत संख्या कौन होगा? तो 4 का विपरीत हो जाएगा 5। आगे 97 नंबर, एक निश्चित कुट भाषा में रिस्पेक्ट को EECPRS में लिखा गया है और ऑनर को OOUHNR में के रूप में लिखा गया है। तो COURAG को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए किया गया है, पहले सेकंड नंबर को, फिर यहाँ 5वें नंबर को लिखा गया, फिर छठे, फिर यहाँ से P, फिर R, फिर S, फिर T, इस तरह से लिखा गया है। तो बस इसको सजा देना है। तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन 1। नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया कि सबसे पहले भूगोल को किया गया। 97 का एक बार देख लीजिएगा। 97 में सबसे पहले शुरुआत से भवेल को लिखा गया, बाद में कॉन्सोनेंट को क्रम वाइज लिखा गया है। 98 है कि घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घर में गंगा बहाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घर में सभी सुविधा का होना। 2 नंबर सही है। आगे 99 नंबर, बिहार में लघु एवं सीमांत जोत वाले किसान को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। 3 नंबर सही है। 100 नंबर है और इस सेट का अंतिम प्रश्न, बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र पटना जिले के फतुहा में स्थापित किया गया है। 4 नंबर सही है, फतुहा में इसकी स्थापना किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 3 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और कितना नंबर सही आया है यह भी कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।